तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे। ओके, ध्यान दो, कल हम लोगों ने लेसन स्टार्ट किया था, नाम क्या था? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और कल ही हम लोगों ने बात किया था अबाउट द मैटर। मैंने बताया था मैटर के स्टेट्स, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ऑल्सो एक और है प्लाज्मा। जब मैं सॉलिड को कुछ एनर्जी देता हूँ, ठीक है, भले वो कोई भी मीन्स हो, ठीक है, तो सॉलिड कन्वर्ट किस में हो जाती है? लिक्विड। लिक्विड को अगर मैंने कुछ किया तो वो गैसियस में, यस, एंड गैसियस को अगर मैंने हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लाज्मा, ठीक है। क्या हम सन पे वो सब चीज़ें देख सकते हैं? प्लाज्मा, यस। बस वही कारण है कि हमारा जो सन है ना वो हमें चमकते हुए दिखाई देता है। रीज़न क्या होता है कि हमारा जो सन है वो बेसिकली किससे बना होता है? हाइड्रोजन बॉल। और हाइड्रोजन बीइंग अनस्टेबल, ठीक है, तो हमेशा वो स्टेबल एलिमेंट बनने की कोशिश करता है, दैट इज हीलियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन उस वक्त, मतलब ऑब्वियसली सबको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जब भी एनर्जी रेडिएट करता है ना, ठीक है, तो वो एक कंडीशन पे चले जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा, यस। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है, एक मतलब ऑब्वियसली ये एक तरह का हीट रेडिएट करता है, एक एनर्जी रेडिएट करता है, और वो एनर्जी या फिर जो भी ये हीट रहता है ना वो हमें ना प्लाज्मा के फॉर्म में दिखाई देती है। और यही कारण होता है कि हमें हमारा जो सन है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। मैटर का मतलब तो ये था, यस, मैटर एक ऐसा चीज है जिसके पास खुद का मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। दूसरी बात तो ये है कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑन मैटर में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जो थर्मल है, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। और सबसे फर्स्ट हम लोगों ने कंटेंट स्टार्ट किया था अबाउट द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस, ठीक है। मैंने बताया था टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, मैं ये कहूँगा कि वो कम गर्म है। याद है ना, कल मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था, हाँ, टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग ने स्केल के बारे में समझा था। याद करो, सबसे फर्स्ट था हमारा सेल्सियस स्केल, ठीक है, दूसरा था हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा था हमारा केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में हम लोग ने क्या देखा था? स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पे होता है? दोनों, ये दोनों के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं? 100, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बनता था? TC/100, याद आ रहा है? TC/100। दूसरा था हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल स्टार्ट कहाँ से होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एंड कहाँ पे होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों के बीच में कितना इंटरवल्स होते हैं? 180। फॉर्मूला क्या बना? TF-32/180, राइट, ऐसे ही था ना, ठीक है। तीसरा था हमारा केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या था तुम्हारा? 273 केल्विन। और सबसे आगे तक क्या था? 300। दोनों के बीच में कितना इंटरवल्स था? 100। फॉर्मूला क्या बना? K-273 Kelvin/100, याद है ना। और हम लोग ने इसके बेसिस पे 2 सम्स भी सॉल्व किए थे, ठीक है, कि मैं और मतलब ये भी हमें याद होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ को, लाइक अगर कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में है, क्या मैं उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या कोई चीज़ फ़ारेनहाइट है तो मैं सेल्सियस और केल्विन दोनों में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, ठीक है। यस, एक बात का ध्यान देना है, तुम एक साथ तीनों नहीं करोगे, मतलब फॉर्मूला कैसे है वैसे एक साथ तुम तीनों नहीं करोगे, पहले एक का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। ये हम लोग ने कल देखा। उसके बाद स्टार्ट किससे किया था हम लोगों ने? अरे हाँ, एक और चीज़ बताओ ना, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? मैंने बोला था ना एब्सोल्यूट, ठीक है, मतलब पूरे टेम्परेचर में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो कितना था? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे आज तक कोई भी टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं किया गया और इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। याद रहे, ये माइनस में होता है, याद है ना सबको, ये चीज़ किस में होता है? माइनस में। ओके, उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था अबाउट थर्मल एक्सपांशन। याद आ रहा है? थर्मल एक्सपांशन कि अगर कोई भी मैटर है, अगर वो एक्सपांड करता है बाय हीटिंग या फिर ऑन हीटिंग, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपांशन। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन: लीनियर एक्सपांशन, एरिया एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। थर्मल लीनियर एक्सपांशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास, हाँ, रॉड है, नॉर्मली अगर मैं उसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, अगर उसका लेंथ में थोड़ा सा वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लाइक स्टार्टिंग में उसका लेंथ कितना होता है? L0, ठीक है। उसको मैंने अगर कुछ हीट प्रोवाइड किया, कुछ
टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो उसका जो लेंथ होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लाइक L0 से क्या हो जाएगा LT, याद आ रहा है सब कुछ, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ डेरिवेशन सॉल्व किए थे और वहां पर लीनियर एक्सपांशन में हम लोगों ने एक कोएफिशिएंट निकाला था, याद करो अल्फा, ठीक है। अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, याद है ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। दूसरा था हमारा एरिया एक्सपांशन, वहां पे कोएफिशिएंट क्या था मेरा, बीटा, जिसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, याद है ना, ठीक है। एंड तीसरा था हमारा वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है, वॉल्यूम का क्या था, गामा, और उसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तीनों का ऐसा यूनिट क्या था, 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन याद रहा ये ऐसा यूनिट नहीं होता, ऐसा यूनिट जो होता है वो केल्विन के फॉर्म में होता है। तो मैंने एक और लिखा था केल्विन इनवर्स, याद आ रहा है, केल्विन इनवर्स। यहाँ तक हम लोग ने कल टॉपिक कवर किया था, याद है, ठीक है। हम लोग ने ये तीनों डेरिवेशंस अच्छे से किए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये मैथ्स का कोई टर्म नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, ठीक है। बहुत इजी है, अगर तुम्हें ये डेरिवेशन समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा, समझा, ठीक है। एकदम सिंपलर फॉर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर इमेजिन करो मैंने लिखा है यहाँ पर लेट L0 इक्वल टू इनिशियल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो ऑब्वियसली अल्फा के बारे में है, तो अल्फा का मतलब क्या होगा, पक्का यहाँ पर कोई चीज़ ना ऐसे में बढ़ रही होगी, याद है ना, लीनियर एक्सपांशन है, और एरिया है तो कोई चीज़ इसके साथ साथ ऐसे भी बढ़ रही होगी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ कंसीडर करके चलूंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले मैं अल्फा के बारे में बात करूंगा, अल्फा मतलब लीनियर एक्सपांशन के बारे में बात करूंगा। बाद में मैं ये कंसीडर करवाऊंगा कि अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है, समझ में आ रहा है कि अल्फा और बीटा में किस तरह से फर्क आएगा, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं अल्फा के बारे में बात करता हूँ। ये सब चीज़ हमें पता है, मैं फिर भी लिखता हूँ लेट L0 इक्वल टू इनिशियल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। सबको पता है ना, स्टार्टिंग में जो, अगर ये मेरे पास कोई रॉड है जिसका लेंथ है L0, तो इस पे भी जो मैं टेम्परेचर अप्लाई करूंगा वो कितना होगा, T0, याद है ना, T0 मतलब स्टार्टिंग का कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, समझा। अगर ऑब्वियसली अगर ये लेंथ में एक टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद ये अगर ये लेंथ में बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, LT, कितने डिग्री सेल्सियस पे, T डिग्री सेल्सियस पे, याद है ना, मतलब टेम्परेचर ऑब्वियसली मैं अप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा मैक्सिमाइज हो जाएगा, ये चीज़ याद रहेगा सबको, ठीक है। ऑब्वियसली कल मैंने ना अल्फा का फॉर्मूला निकाला था, याद है सबको, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1, सेम चीज़ है। मैंने जो शब्द बोला वो किस में था, मैग्नीट्यूड में था, याद आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर है, याद रहेगा सबको, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये तुम्हें टर्म दिख रहा है, ये इसके साथ डिवाइड में, मैं इसको इसके साथ लेके जाता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, दिख रहेगा तुम्हें, समझा। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिख रहा है तुम सबको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा राइट टर्म में, LT माइनस L0, ठीक है। अब मेरा मेन बेसिक सा काम क्या रहेगा वो बात समझना। मैं इस इक्वेशन से, ये जो मेरा इक्वेशन है इसमें से सिर्फ मैं LT निकालूंगा। क्या निकालूंगा, LT मतलब फाइनल लेंथ, क्या होगा, फाइनल। तो फाइनल लेंथ निकालो ना, अगर LT चाहिए तो मैं माइनस L0 को यहाँ पे भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, नहीं समझा, मेरे को सिर्फ LT चाहिए ना, तो माइनस L0 को यहाँ पे, ये सब जगह मेरे को सेम काम करना है। तो स्टार्टिंग का जो स्टेप्स है ना वो पहले समझ लो अच्छे से, माइनस L0 को मैं भेज दूंगा आगे, देखो यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं ये दोनों को, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं L0 को आराम से कॉमन निकाल सकता हूँ, दिख रहा है, ठीक है। मैंने L0 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 प्लस, मतलब मैंने इसको इस तरह से लिखा है प्लस, और यहाँ पे L0 निकाला तो क्या बचा, अल्फा T माइनस T0। इतना समझा कि नहीं, इसको मैंने कंसिडर किया इक्वेशन 1, याद रहेगा। ये जो तुम्हारा है वो अल्फा के बारे में, किसके बारे में है, अल्फा के बारे में, ठीक है, ओके। नाउ अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है अल्फा और बीटा के बारे में। तो अल्फा तुम्हारा लेंथ के बारे में था और बीटा तुम्हारा एरिया के बारे में था, तो ऑब्वियसली मैं एरिया के बारे में भी तो बात करूंगा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये तुम्हें इक्वेशन 1 याद रखना, ये हर जगह काम करना है तुम्हें। देखो ये 4 दिख रहा होगा, चारों जगह सेम काम करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंसिडर ए स्क्वायर ऑफ इनिशियल लेंथ L0। इनिशियल, देखो पता है ना इनिशियल लेंथ क्या होता है, L0,
नॉट। इनिशियल एरिया क्या होता है ए नॉट, फाइनल लेंथ क्या होगा एल टी, फाइनल एरिया क्या होगा ए टी। बस सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज एरिया? साइड का स्क्वायर। एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया साइड का स्क्वायर। अगर मैं ए नॉट लिख रहा हूँ तो एल नॉट का स्क्वायर लिख रहा हूँ, चलेगा? समझा ना क्यों? अगर मैं ए टी लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ एल टी का स्क्वायर। देखो कंसेप्ट एकदम सिंपल है, नहीं समझा? ठीक है। आप बोलोगे सर आप स्क्वायर का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मैं अल्फा और बीटा के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे सिर्फ लेंथ और एरिया ही आएगा, राइट? तो मैंने बस वही लिखा है। ठीक है, वापस चलो आते हैं। अब मेरा ना अल्फा के बारे में हो गया ये रिलेशन, अब मैं बीटा के बारे में निकालूंगा। क्या मुझे बीटा पता है क्या होता है, राइट? जहाँ जहाँ एल है वहाँ पर अब ये क्या आ जाएगा ए, दैट इज देखो ए टी माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट टी माइनस टी नॉट। क्या लग रहा है मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे भेजूंगा सेम इसकी तरह, याद है ना? ठीक है, सेम मैं इसको यहाँ पे भेजूंगा। देखो ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, दिखा? इसमें से मैं किसका वैल्यू निकालूंगा ए टी, तो माइनस ए नॉट क्या होगा इधर जाके प्लस हो जाएगा। देखो वही हुआ। इसमें से मैं क्या कॉमन निकालूंगा ए नॉट, अंदर क्या बचा 1 प्लस बीटा टी। सिंपल स्टेप, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। स्टेप सब जगह स्टेप सेम करना है, कुछ इसमें इतना अलग नहीं है। ठीक है, ये याद रहेगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये तो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना। मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है एरिया का मतलब क्या होता है साइड का स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या होता है साइड का स्क्वायर। मैं क्या करूँगा, मेरा जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 मुझे दिख रहा है, उसको जस्ट मैं स्क्वायर करूँगा। रीज़न क्या है मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। मैं इक्वेशन 1 को स्क्वायर करूँगा। स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, एल टी का स्क्वायर, एल नॉट का स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। नहीं समझा? ठीक है, वही चीज मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया, दिख रहा है क्या सबको? समझा क्यों मैंने क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। समझा? याद रहेगा? ठीक है, ओके चलो इतना समझा ना सबको? अब देखो अब इसका यूज क्या होने वाला है। देखो हाँ, ये मैंने लिखा है एल टी का स्क्वायर, बट व्हाट इज एल टी का स्क्वायर ए टी। व्हाट इज एल नॉट का स्क्वायर ए नॉट। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, समझा? अब देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसमें ए टी का वैल्यू है ए नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट द होल स्क्वायर। दिख रहा है तो सबको, राइट? दूसरा एक और है मेरे पास ए टी का वैल्यू, दिखा? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ए टी ये वो ए टी है जिसको मैंने बनाया, बात को समझना, और ये वो ए टी है जो ऑलरेडी है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ए टी का वैल्यू ये भी है, ए टी का वैल्यू ये भी है। क्या मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ? बात समझ में आ रहा है? क्या दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ? देखो मैंने इक्वल लिख दिया। इससे क्या समझ में आ रहा है? ए नॉट कैंसल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा 1 प्लस बी टी, मतलब ये वाला ब्रैकेट एंड ये वाला ब्रैकेट मैंने देखो एज इट इज लिख दिया। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, जो मेरा फर्स्ट टेम्परेचर है यानी टी नॉट, वो कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया तो भी चलेगा क्या? ठीक है, तो ये देखो ना ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस बीटा टी, देखो ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, अगर ये इसको मैंने हटा दिया 1 प्लस अल्फा टी द होल स्क्वायर। इस बात का तुम्हें ध्यान देना है, याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस बीटा टी के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं एज इट इज लिखता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको देखूंगा तो ये किसकी तरह दिख रहा है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या होता है वो? ए स्क्वायर मतलब 1, हाँ ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर विच इज 1 प्लस 2ab मतलब 2 अल्फा टी प्लस इसका स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर विच इज अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। हमेशा एक बात का ध्यान देना तुम्हें यहाँ पे, अगर कोई भी टर्म, जैसे अभी यहाँ पे फिलहाल अल्फा है ना, ठीक है, अल्फा के पावर को तुम्हें नेग्लेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अल्फा का पावर क्या बताएगा, ध्यान देना। वैल्यू ऑफ अल्फा इज स्मॉल, अल्फा स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर ना मतलब अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको देखने की कोशिश करें, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन विच इज अल्फा, उसका वैल्यू जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। बात समझना, वो अल्फा बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, तो मैं काम करूँगा अल्फा से रिलेटेड जितने भी पावर्स आएंगे लाइक अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेज टू 4, उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्या करूँगा? नेग्लेक्ट। एक बार मैंने नेग्लेक्ट किया, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ से क्या क्या चीज़ गायब हो जाएगा? ये रहेगा, ये दोनों,
ये दोनों रहेगा, यस। ये चीज़ को मैंने हटा दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये चीज़ हट गया, तो बचा क्या? 1 प्लस बीटा टी इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा टी, लेकिन 1 और 1 कैंसिल आउट हो सकता है, 1 माइनस 1 0, तो क्या बचा? बीटा टी इक्वल टू 2 अल्फा टी। सर लेकिन आप लोग टी स्क्वायर कैसे निकाला? इसको इग्नोर कर दिया मैंने। अगर मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड कुछ भी आए वो भी हट जाएगा, तो समझ लो नेग्लेक्ट करना मतलब जीरो, नेग्लेक्ट करना मतलब जीरो, तो ये चीज़ हट गया, समझा? क्या बचा लास्ट में तुम्हारा? बीटा टी इक्वल टू 2 अल्फा। इसमें से भाई देखो टी टी कैंसिल हो चुका, क्या बचा फिर? बीटा का वैल्यू क्या बचा? 2 अल्फा। देखो बीटा का वैल्यू आ गया तुम्हारा, एक रिलेशन आ गया बीटा का 2 अल्फा। अब सोचो हमारे पास रिलेशन क्या क्या चाहिए था अल्फा और बीटा के बारे में। देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पहला रिलेशन क्या बोला जा रहा है कि आपका जो बीटा है वो अल्फा का डबल है। देखो नहीं समझा? जो आपका बीटा है वो अल्फा का डबल है, एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा रिलेशन अल्फा, देखो अल्फा क्या है? बीटा बाय 2, मतलब जो अल्फा है वो आपका बीटा का आधा है। नहीं समझा? तो ये अल्फा और बीटा का रिलेशन है, ये तुम्हें याद रखना है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है? पक्का? तुम्हें क्या क्या बात का ध्यान देना है कि अगर अल्फा है तो अल्फा का याद रखना चाहिए तुम्हें कोएफिशिएंट, बीटा है तो तुम्हें बीटा का कोएफिशिएंट याद रखना है, मतलब फॉर्मूला, ठीक है? इस बेसिस पे मैं यहाँ पे LT का वैल्यू निकालूंगा, इस बेसिस पे मैं यहाँ पे AT का वैल्यू निकालूंगा। बस एक स्टेप ऐड ऑन होगा, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा इक्वेशन 1 को स्क्वायर करना है। डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो। अगर आप बीटा के साथ रिलेट करने वाले हो तो ऑब्वियसली तुम स्क्वायर करोगे, क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। ऑब्वियसली तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर तुम क्या करोगे? वॉल्यूम आ गया तो साइड का क्यूब करोगे। देखो मैं यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा होगा क्यूबिंग, समझ में आ रहा है? क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? अगर ये समझाएगा ना, ठीक है, तो ये चीज़ एकदम अच्छे से समझेगा, ठीक है? ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। मैं यहाँ पर किसका रिलेशन निकालने जा रहा हूँ अभी? अल्फा एंड गामा का, ठीक है? चलो इसको स्टार्ट करते हैं, अल्फा एंड गामा। सेम स्टेप, पहला क्या है तुम्हारा? अल्फा। अल्फा का रिलेशन देखो यहाँ तक पूरा का पूरा सेम रहेगा, समझा? क्यों? क्योंकि मैं अल्फा का रिलेशन निकालने वाला हूँ, तो अल्फा का हो गया अल्फा टी इक्वल टू अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। याद रहेगा? सब कुछ सेम है, देख लो, ठीक है? दूसरा किसका रिलेशन होगा? गामा का, तो ऑब्वियसली यहाँ से तो अलग ही होगा, ठीक है? अब मुझे एक चीज मालूम है, व्हाट इज गामा? क्या है गामा? VT। व्हाट इज VT? फाइनल वॉल्यूम। व्हाट इज V नॉट? इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है? T माइनस व्हाट इज T? फाइनल टेम्परेचर, और T नॉट क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। ये चीज याद रहेगा। मैंने इसके बाद क्या किया था बताओ? ये टर्म को यहाँ पे लिया था। देखो तुम्हें क्या लग रहा है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? मैं किसका वैल्यू? VT का वैल्यू माइनस V नॉट क्या हो जाएगा? ये साइड में, ये प्लस में हो गया, याद रहेगा? अब तुम्हें क्या लग रहा है इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? V नॉट। मैंने V नॉट निकाल दिया, देखो यहाँ पे इक्वेशन 2। अब सच बताओ तुम्हें क्या लग रहा है मुझे अब क्या करना चाहिए? ये स्टेप तक देखो, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है? क्यूब मैं यहाँ पे पहले लिख के रखता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई देखो मेरा इनिशियल वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, मुझे पता है वॉल्यूम इज नथिंग बट साइड का क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम है तो V नॉट L नॉट, अगर फाइनल है तो VT इज इक्वल टू LT का क्यूब। देखो समझा? यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था? इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इक्वेशन 1 को क्यूब करूंगा। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा? LT का क्यूब, L नॉट का क्यूब, 1 प्लस ये पूरा ब्रैकेट का क्यूब। देखो मैंने यहीं पे लिखा, नहीं समझा? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो, बट व्हाट इज LT का क्यूब? What is LT का क्यूब? VT। What is L नॉट का क्यूब? V नॉट। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड बाकी एज इट इज। सेम स्टेप, VT का वैल्यू क्या आ गया? ये, बट एक और है VT का वैल्यू, क्या है? समझा? क्या मैं ये दोनों को इक्वलाइज कर सकता हूँ? इक्वल लिख सकता हूँ? देखो मैंने लिख दिया, यहाँ से सेम दिख रहा है ना सबको? एकदम सेम स्टेप जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने V नॉट और V नॉट को कैंसल आउट कर दिया, समझा? यहाँ पर क्या बचा फिर? मतलब ये वाला ब्रैकेट रह गया प्लस ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट रह गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे बोला था अगर T नॉट, व्हाट इज T नॉट? इनिशियल टेम्परेचर, मतलब डिग्री कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैंने इसको हटा दिया तो क्या बचा? 1 प्लस गामा टी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी का क्यूब।
यहाँ पर आया था 1 प्लस अल्फा टी का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर क्यूब आया है, तो क्यूब आया तो मतलब a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। समझा? ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान दो। व्हाट इज 1 का क्यूब? 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर होगा मतलब 1, मतलब क्या बचा? 3 अल्फा टी, मैंने वही लिखा, प्लस 3 इंटू 1 3 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, मैंने यही लिखा देखो, प्लस अल्फा टी का क्यूब मतलब अल्फा क्यूब टी क्यूब। लेकिन मैंने तुम्हें अभी कुछ बात बताई थी कि अगर अल्फा का पावर होगा तो उसको मुझे नेग्लेक्ट करना है, तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाए। समझ में आ रहा है ना? ये हटा, ये हटा, लेफ्ट में क्या बचा? 1 प्लस गामा टी इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा टी। अब इसमें से भी 1 1 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा? गामा टी इक्वल टू 3 अल्फा, उसमें से भी टी टी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? गामा इक्वल टू 3 अल्फा। इसका मतलब क्या है? आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है एक्सपांशन, वो क्या है? थ्राइस। समझ में आ रहा है? मतलब गामा जो है वो अल्फा का 3 गुना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अल्फा क्या है? गामा का 1/3 है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या ये किसका रिलेशन है? अल्फा एंड गामा का। क्या तुम बीटा एंड गामा का रिलेशन निकाल सकते हो? नॉट पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सोचो कैसे निकालोगे? नहीं नहीं, वैसे नहीं, इसके साथ रिलेशन, इस बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे निकाल सकते हो? नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? इस बेसिस पे नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये दोनों का एक रिलेशन, क्योंकि मुझे मालूम है एक अल्फा का रिलेशन मिल गया, अब एक बीटा का भी मिल गया, और इसके थ्रू मुझे एक गामा भी मिल गया। लेकिन याद रहे ये दोनों में ना एक चीज़ कॉमन है, विच इज़ अल्फा। ठीक है, तो अगर मुझे ये तीनों का रिलेशन लिखना हो, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या है? क्या मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ? यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय 1 लिख दिया, देखो ना। तो ये है तुम्हारा रिलेशन। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो वो क्या होगा? अल्फा बाय 1 इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय 3, वेयर अल्फा इज coefficient of linear expansion, beta is coefficient of area expansion and gamma is coefficient of volume expansion। होश में हो? पक्का? ठीक है। लकी, इतना अनलकी क्यों है तू? देखो, क्या इतना समझा सबको? डायरेक्टली लिख सकते हो, मतलब ये पूछा रिलेशन बिटवीन गामा। हाँ, मतलब 1 मार्क के लिए तो तुम डायरेक्ट ये लिखोगे, पहले ये तुम्हें लिखना पड़े, सॉरी ये और ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज दिस एंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा इज दिस। ठीक है, देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा इज दिस। पूरा करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। इतना समझा सबको? मैं चाहूँगा एक बार उसको अच्छे से देख लो, ये पूरे चीज़ को अच्छे से देखो इसको। मुझे नहीं, इसको। फिजिक्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क्स। 5 मार्क्स का भी रहता है। देखो बॉयज, खोए नहीं रहना है।
हो गया? झूठे लोग, सिर्फ आंखें बस गड़ाए रखे हो यहाँ पे तुम लोगों ने। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो ध्यान दे रहे हैं, बाकी सब खोए हुए हैं, स्पेशली गर्ल्स, बॉयज़ भी हैं। आगे समझा? पक्का? श्योर? ठीक है। लकी, थर्मल एक्सपांशन कितने टाइप्स के होते हैं? 1 2 3 4 कितना? बस इतना बता। वेरी गुड। कितने होते हैं? हाँ 3। सही बोला उसने? ओके ठीक है, सही बोला उसने। ठीक है, ओके। कल कौन नहीं आया था? ठीक है, बाकी सब आया था, राइट? लास्ट वन, हाँ उठो। बीटा को क्या कहते हैं अपन? हाँ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट है किसका? थर्मल एक्सपांशन ऑफ कुछ भी, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। ठीक है, लकी कितने होते हैं थर्मल एक्सपांशन? 3 बताया उसने। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये समझा सबको? ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी अलग होने वाली है। यस, यहाँ पर सारे चीज़ें ना थियरी से रिलेटेड है। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम्हारा 11th एंड 12th में, ठीक है, स्पेशली 12th में एक प्रैक्टिकल्स वगैरह अगर होंगे ना, तो कुछ चीज़ें हैं लाइक वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इससे रिलेटेड ना काफ़ी ऐसे प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे अगर हुआ तो। ठीक है, तो इस चीज़ को ना बस मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये चीज़ें काम किस तरह से करती है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं तुम्हें इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं समझाता हूँ ये चीज़ें है क्या। सबसे फर्स्ट हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मैं सिर्फ हीट कैपेसिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। इफ एन अमाउंट ऑफ हीट Q, मैंने हीट को किससे रिप्रेजेंट करके रखा है? कैपिटल Q। ठीक है, when given to a body of mass m, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक बॉडी है जिसका कुछ तो मास है, ठीक है, मास m। इफ अमाउंट ऑफ हीट Q given to a body of mass m increases its temperature by an amount delta T, then Q equal to mc delta T। इसका मतलब क्या होगा, बात को समझना। ठीक है, अगर सपोज करो मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर देखो हीट इसका हीट को ना मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ, मतलब जो भी है मैं बोल सकता हूँ कि कोई हीट है अगर मैं बॉडी को दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है जिसको मैं हीट दे रहा हूँ। हीट देने का मतलब क्या होगा कि मैं कुछ टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करूंगा बाय हीटिंग और समथिंग एल्स। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये बॉडी है जिसका कुछ मास है, अगर मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इसको हीट मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन याद रहे, क्या इसके टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होगा? यस, पहला भी ये ठंडा था, ठीक है, लेकिन अगर मैंने कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड किया, क्या टेम्परेचर में चेंज होगा? तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा टी, गलत लिखा क्या मैंने? डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर सपोज करो कोई बॉडी है जिसका कुछ मास है, अगर उसका आपको हीट पता करना है, ठीक है, तो स्पेसिफिकली हीट का फॉर्मूला है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। याद रहे यहाँ पे जो C है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, मतलब मैं ये बोलूँगा डायरेक्टली Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी। नहीं समझा? ठीक है, मतलब अगर, ठीक है, बात समझना, अगर हीट बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों भी बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, मास मतलब मास का अलग सीन हो जाता है, ठीक है, ये आइंस्टाइन, हाँ, मास कांस्टेंट नहीं रहता, उसकी वजह से वो भी चेंज होता है। वो कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा आइंस्टाइन के बेसिस पे, इक्वल टू mc² के बारे में। फिलहाल इतना समझो, ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये इसका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। प्रोडक्ट, हाँ, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, लेकिन सबको पता है इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रख नहीं सकते, तो वहां पे मैं इक्वालिटी का एक साइन डाल दूंगा, लेकिन एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं C। और ये जो C है वही होता है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैंने तुमसे पूछा हीट क्या है, हीट का फॉर्मूला क्या है, तो तुम्हें कहना है कैपिटल Q इक्वल टू mc डेल्टा T। लेकिन अगर मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसमें से तुम सिर्फ C का वैल्यू निकालोगे, विच इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा बताओ? Q is equal to m delta C क्या हो जाएगा? C M और नीचे हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय
m डेल्टा टी। सिंपल, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये याद रखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब Q नहीं होगा, वहां पर एक कांस्टेंट है जहां पे लिखा हुआ है C, और C जो है वो तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। इस बात का तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है? तो इस बेसिस पे तुम मुझे बता सकते हो कि इसका यूनिट क्या होगा, SI यूनिट। SI यूनिट बता सकते हो मुझे? देखो ये क्या है, Q। Q मतलब क्या होगा, हीट। हीट मतलब एक तरह का एनर्जी, मतलब जूल। नहीं समझा? मैंने लिखा है जूल। यहाँ पर तुम्हें मास दिख रहा होगा नीचे kg, और टेम्परेचर दिख रहा होगा केल्विन। ये समझा? ये किसका यूनिट है? स्पेसिफिक हीट। हीट का नहीं है ये, ठीक है? हीट का तो है, हमें पता है जूल होता है, याद रहेगा। एक कंडीशन तुम्हें याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट के बराबर कब होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट के बराबर मतलब C इज इक्वल टू Q कब होगा। तो तुम्हें याद रखना है, अगर मास 1 kg है और तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर जो है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है लेकिन 1 डिग्री से, मतलब पहले वो स्टार्टिंग में था 1 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री से वो बढ़ जाता है, दैट इज 2 डिग्री, और वहीं पर वो चीज़ें खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर मास 1 kg है, 1 kg है, 2 kg 3 kg नहीं रह सकता, मास 1 kg है और डेल्टा टी अगर 1 डिग्री सेल्सियस है, तुम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो ना, क्या मिलेगा तुम्हें, 1 × 1 खत्म, ठीक है। तो Q इक्वल टू C, नहीं समझा, ठीक है। तो C इक्वल टू Q या फिर Q इक्वल टू C कब होगा, जब मास 1 kg होगा और टेम्परेचर राइज कितना होगा, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा सबको, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ध्यान देना, इफ एन अमाउंट ऑफ हीट Q, इफ एन अमाउंट ऑफ हीट Q इज गिवन टू ए बॉडी ऑफ मास M, ठीक है, इंक्रीजेस इस टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। याद रहे, मैं यहाँ पे T नहीं लिख सकता, टेम्परेचर में चेंज तो होगा ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कैपिटल C, सॉरी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर केजी इंटू केल्विन। याद रहेगा लकी, ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, चलो अब हम आगे जाते हैं। क्या लिखा है, ठीक है। कैलोरी का हमारे बारे में पता है तुम लोग को, सब लोग सुना होगा भाई मेरे आज इतनी कैलोरी बर्न हुई, ये वो। कैलोरी एक मेजरमेंट है हीट के बारे में, ठीक है, मतलब एक तरह का एनर्जी, समझ में आ रहा, मतलब आप कितना एनर्जी यूज़ कर रहे हो या फिर कितना एनर्जी आपको गेन हुआ है, ठीक है। तो उसको तुम फॉर्म में लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी, ठीक है। देखा रहेगा कुछ घड़ियों में ऐसा रहता है कि आप रनिंग वगैरह कर रहे हो तो इतने कैलोरीज बर्न हुए, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको मेजर करने के लिए ना एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरी मीटर। बात को समझ लो, ठीक है। हमारे पास ये जो स्मार्ट वॉच पड़े हैं या फिर जो भी मोबाइल्स में ना ऐसे जो भी स्टेप्स वगैरह काउंट करते हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स के ऊपर होता है कि मतलब आप कितना स्टेप चल रहे हो उसके बेसिस पे वो राउंड फिगर लगाता है कि यस एक स्टेप में इतना कैलोरी बर्न होगा। वो एक्चुअली वैल्यूज नहीं बता सकते, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। वो सिर्फ आसपास का वैल्यू बताते हैं, यस एक स्टेप में इतना वैल्यू चेंज होगा या फिर कम होगा या फिर जो भी ऐसा होगा, ठीक है। तो उसको स्पेसिफिकली एक मशीन आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरी मीटर। कैलोरीमेट्री डील्स विद द मेजरिंग ऑफ हीट, इतना समझ लो, वो हीट को मेजर करता है, कौन, कैलोरीमेट्री। ये एक तरह का डिवाइस है, ठीक है। द वेसल विच इज लार्जली यूज इन सच ए मेजरमेंट इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, ठीक है। एक बर्तन होता है, एक बड़ा सा बर्तन होता है, ठीक है, मतलब वो बर्तन कैसे होगा मैं मोबाइल में मतलब तुम देख सकते हो कैलोरीमीटर किस तरह से होता है, ठीक है। तो एक बड़ा सा वेसल होता है, उस वेसल के अंदर इस हीट को मतलब मेजर किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कैलोरीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ इट इज अज्यूम दैट नो हीट इज रिसीव फ्रॉम, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोलता हूँ, इमेजिन करो एक मेरे पास नॉर्मल बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन के अंदर ना ही कहीं से हीट आई है और ना ही एनर्जी लूज हुई है, ठीक है। बेसिक सा चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मैंने कल भी बताया था, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन यस वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब आइंस्टाइन ने एक बात बोला था, आइंस्टाइन क्या बोलते हैं मालूम है, ठीक है, मतलब और भी बहुत पहले ऐसे चीज़ें हुई थी, उन्होंने बोला कि इमेजिन करो, मैंने बहुत बार ऐसा बताया कि अगर मैंने बहुत सारे पेपर को इकट्ठा किया, ठीक है, बहुत सारे पेपर को इकट्ठा किया, उसका कुछ मास बनेगा, कुछ वजन होगा, मान के चलते हैं 1 kg या 2 kg का वो पूरा पेपर को मैंने ऐसे बांध के रखा है और मैंने इस रूम में बीच में रख के उसको जला दिया। ऑब्वियसली मैंने माचिस की तुलना एक हीट एनर्जी उसको दिया,
ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि वो एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे पेपर में आग लग गया और धीरे धीरे इसका मास कम होने लगा। अगर मैं बिफोर द एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट मेजर करने की कोशिश करूं मास के बारे में, क्या मास सेम रहेगा? मास में चेंजेस आएगा ना। ये 1 kg था तो अभी भाई कुछ एशेस ही बचे रहेंगे, ठीक है, काले काले जो चीज़ रहेंगे बस वही बचे रहेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर अगर ये चीज़ बच गया तो आइंस्टाइन क्या बोलने लगे कि यस एनर्जी कैन बी कांस्टेंट। वो एक टाइम के लिए बोलते हैं कि यस हम लोग लेकिन ऑब्वियसली एनर्जी का सीन क्या है, वो ट्रांसफ़र होते रहता है। तो उन्होंने एक दिमाग में कंडीशन लगाया कि अगर सपोज करो एनर्जी जो हो रही है ना वो ट्रांसफ़र हो रही है, हो सकता है कि ये रूम जो है वो रूम थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाए, मतलब एनर्जी यहाँ पर भी एब्जॉर्ब हो गई, बात समझ रहे हो। और कुछ एनर्जी वो काले कालेपन जो रहता है ना, जो ऐसे धुआं जो भी रहता है उसके थ्रू ना ऐसे उड़कर चले भी जाते हैं, हो सकता है कुछ एनर्जी उससे भी निकल। लेकिन सपोज करो मेरे पास कुछ जादुई शक्ति होती और उस जादुई शक्ति से मैं ये सब चीज़ों को कलेक्ट कर पाता, मतलब मैं एक भी एनर्जी को एब्जॉर्ब होने देता ही नहीं या कन्वर्ट होने नहीं देता, तो क्या अब मास सेम होता? बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कंडीशन तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो जब सपोज करो इन कंडीशन, ठीक है, अगर अज्यूम करो नो हीट इज रिसीव्ड और नो हीट इज गिवन टू द सिस्टम लाइक थर्मस, ठीक है। थर्मस जानते हो सब लोग, जिसके अंदर चाय हमेशा गर्म ही रहती है, ठीक है। अगर सपोज करो एक थर्मस है, उसके अंदर मैंने एकदम खौलती हुई चाय को उसके अंदर ऐसा डाल दिया, ठीक है, और मैंने उसके ढक्कन को बंद कर दिया। ऑब्वियसली ये तुम कभी भी ये सिस्टम मेंटेन नहीं, मतलब तुम ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि जो थर्मस है ना वो 2 दिन तक वो चाय को गर्म रखेगा। यस थर्मस भी उसका एक लिमिट होगा, ठीक है, लेकिन यस थर्मस एक परफेक्ट कंडीशन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यस उस कंडीशन तक वो बनता है कि वो बोलता है कि यहाँ पर ना हीट कहीं से आ रही है ना ही यहाँ की हीट कहीं पर बाहर जा रही है। नहीं समझा? हीट बाहर मतलब ये सिस्टम है, थर्मस एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में ना बाहर से कोई एनर्जी इसके अंदर आ पा रही है ना इस सिस्टम की एनर्जी कहीं बाहर जा पा रही है। अगर ऐसा कंडीशन मेंटेन होता है तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जितना हीट गेन हुआ है उतना हीट लॉस्ट होगा। समझ में आ रहा है? वो कंडीशन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ इक्वली रहेगा। नहीं समझा? ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, दिस सिंपल स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, ये जो सिंपल सा स्टेटमेंट है, दिस सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुम्हें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी को सेव रखना, समझ? हाँ, सब कुछ ऐसे सेव करके रखना, ठीक है। तो अगर यहाँ देखो ऑब्वियसली ये कंडीशंस ना सिर्फ हमारे दिमाग के लिए, एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता, तुम एनर्जी को कंजर्व रख ही नहीं पाओगे वो एनर्जी। अब तुम सोचोगे भाई सर देखो ये मेरे पास बैटरी है, ये बैटरी को मैंने फुल्ली चार्ज करके रखा है, अब तुम बोलोगे सर मैं 1 हफ्ते के बाद आऊँगा, इसमें 100% चार्ज है, 1 हफ्ते के बाद भी इतना ही रहेगा, तो मेरे दिमाग में यही रहेगा कि चलो इसको मैं कहीं पर रख देता हूँ, इसको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। 1 हफ्ते के बाद आता हूँ, मैं 4 दिन के भी बाद आऊँगा तो मैं देखूंगा इसके अंदर बैटरी उतर चुकी रहेंगी, 90, 85 इतना हो चुका रहेगा। रीज़न एनर्जी स्टेबल नहीं रहती, वो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन भी ऐसी ही होती है, उसके पास अगर कुछ एनर्जी आती है ना तो वो घूमती है, पागल हो जाती है, वो एनर्जी रेडिएट करना चाहती है इधर उधर। बात समझ रहे हो? तो एक जगह चीज़ें तो रह नहीं सकती, ये समझा? ठीक है, तो याद रहना चाहिए। मैं तुमसे अगर पूछता हूँ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो तुम क्या कहोगे? हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। याद रहेगा, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रहेगा, ठीक है। ये है तुम्हारा कैलोरीमेट्री। नहीं समझा? कोई है जिसको नहीं समझा? लकी समझा? उठ उठ। ठीक है, हाँ बोलो। उसका मास, यस यस, लेकिन हमने मतलब कि मास को भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया। क्या 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 क्या? मास को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते अपन, एनर्जी, एनर्जी मास को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मास क्या? मास कौन सा? ये किसने कहा? ये किसने कहा? वैरी होता है लेकिन मास। अच्छा उस वे में बात कर रहा है। अरे यार ये फिजिक्स भी पूछ रहा है, केमिस्ट्री भी पूछ रहा है। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता, मतलब अगर तू केमिकल वहाँ पे तो नहीं चलेगा। ट्रैक पे जा रहा है अभी सही में? तो रुक जाना थोड़ा। सही में ट्रैक पे जा रहे हैं तुम लोग? कल जाना है। द बॉयज
वो टी शर्ट आना चाहिए ना। जाओ, राहुल से पूछा। और ये टॉपिक पढ़ लेगा, वो सिर्फ मेरे लिए बन रहा है। नहीं, रेंगते रेंगते जाएंगे ना वहाँ, कुछ ना कुछ बहाने होते हैं लेक्चर से भागने के। नहीं, वो गाँव में रहते। ओके, ध्यान दो। अभी अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ चेंज ऑफ स्टेट। याद रहे कुछ कुछ बुक्स में चेंज ऑफ स्टेट के जगह ना फेज ऑफ स्टेट भी लिखा हुआ है, फेज, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होगा। तुम्हें सबको पता है कि चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट समझाना, मैटर के स्टेट्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यार एक चीज़ का तुम्हें ध्यान देना है, कोई भी मैटर जो होगी ना वो अपने आप ही स्टेट को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई भी मैटर ना अपने आप ही कोई भी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस मैटर पे टेम्परेचर एंड प्रेशर किस तरह से काम कर रहा है। नहीं समझा? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अगर मैं इसको इसी तरह से यहाँ पर रख दूँ, एक वैक्यूम चेम्बर में मैं इस तरह से रख दूँ और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब पिघल जाए थोड़ा सा, नॉट पॉसिबल ना, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कोई भी जो मैटर होगा वो अपना स्टेट यूं ही चेंज नहीं करता, उसके ऊपर पक्का है कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर या फिर कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा। इसी के बेसिस पे देयर आर 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब कंसेप्ट को समझना, यहाँ पे मैंने ऐसे रेड लाइन से इस तरह से बना के रखा है, अच्छे से समझना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग स्टेट। समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। अगर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में जाता हूं तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अगर मैं लिक्विड से सॉलिड में जा रहा हूं तो उसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन, मतलब फ्यूज करना। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट फ्यूजन को कोई एग्जांपल? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को फ्यूजन करके हीलियम बना, ठीक है। और कोई स्पेसिफिकली एग्जांपल जो हम लोग वेल्डिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तुमने ध्यान दिया होगा, हम लोग ने मतलब जो भी करते रहेंगे, वो वेल्डिंग में ना एक एलिमेंट यूज़ किया जाता है, उस एलिमेंट में हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, ठीक है। तो दो लोहे के बीच में ना उसको फ्यूज़ किया जाता है, मतलब उसको अगर तुम देखोगे ना तो वो लिक्विड स्टेट में चले जाता है, लेकिन सूखने बाद तुरंत वो सॉलिड फॉर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? वो लिक्विड से तुरंत, मतलब इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट दिया जाता है कि वो हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो उसमें से वो चीज़ पिघल जाती है और पिघलने के बाद उसके ऊपर जाती है, लेकिन ऑन द स्पॉट वो सूखती है, वो रेडनेस चिपक जाती है। वही तो एक कंडीशन है वो। हाँ 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 हाँ, तो क्या पता नहीं कुछ, वो मिस्त्री से पूछना। तो लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग स्टेट, लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन स्टेट या फिर फ्यूजन। याद रहेगा ना, वो फ्यूज कर देगा। दूसरा, ध्यान देना एक चीज, ठीक है, यहां पर जो कंसेप्ट है वो ध्यान देना। अब याद रहे, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने की कोशिश कर रहा हूं, इट इज ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सोचो, तुम खुद सोचो कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अगर मैं उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे एक टेम्परेचर बार बार उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं समझा? ये लोहा है, राइट। अगर मैंने इसको इस लोहे को, अगर मैंने मेरे घर में जो नॉर्मल चूल्हा है, ठीक है, उसके अंदर इस लोहे को मैंने रख दिया, बात समझना, क्या ये पिघलेगा? नहीं, क्योंकि मेरे घर का जो चूल्हा है ना वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। वो भाई मेरा घर के जो खाने हैं ना बस उसी को बनाने के लिए वो यूज़ होगा। ऑब्वियसली इसका जो टेम्परेचर चाहिए होगा, मतलब इस लोहे को पिघलाने के लिए वो टेम्परेचर काफ़ी हायर होना चाहिए, ठीक है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? एक हायर टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं उतना टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करूँगा तभी अपना स्टेट को चेंज करने लगेगा। इस बात का ध्यान देना। अगर मैंने इसको ऐसे ही अपने गैस पे रख दिया इसी तरह से, मैं देखूंगा ये बस रेड होगा, लेकिन पिघलेगा नहीं। समझा ना? क्योंकि इसके एटॉमिक या फिर जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा वीक नहीं है कि इसको तोड़ दे या फिर ये अपना स्टेट को चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। वो उतना एनर्जी इसको दे ही नहीं पा रहे, तो उसके लिए मुझे एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा और ये एनर्जी ना मेरे को बरकरार रखना। अभी मान लो मेरे पास एक रेगुलेटर है, ठीक है। इमेजिन करो, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन सपोज करो मेरे पास एक रेगुलेटर है जिसमें नंबर लिखा है 0, 100, 200, 400 एंड सो ऑन।
मैंने क्या किया, इस लोहे को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा। मैं देख रहा हूँ भाई ये बस रेड हो रहा है, रेड हुए जा रहा है, ठीक है। मैंने 200 किया, अभी भी ये रेड हो रहा है। लेकिन जब मैंने 300 डिग्री सेल्सियस किया, ऑब्वियस सी बात है ये अपना स्टेट ना चेंज करेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है ना। अब मैं इस स्टेट को कहूँगा मेल्टिंग स्टेट, ठीक है। अब बोलने का मतलब इसमें यह है कि अगर कोई भी स्टेट सॉलिड से लिक्विड में जा रही है ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी। अब सोचो गलती से मैंने 300 के जगह 299 कर दिया, ये वापस पिघलेगा ही नहीं। बात समझ, क्योंकि इसको उतना टेम्परेचर चाहिए भाई। 300 पे ये पिघलना स्टार्ट कर रहा है, आप 299 भी करोगे ना, 299.5 भी करोगे तो भी ये पिघलेगा नहीं। तो इसको चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस, और जब तक ये होगा तभी वो जाके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। नहीं समझा। और उस दौरान तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ध्यान देना, अब सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक ही फासला है, वो है टेम्परेचर का। समझ में आया। और टेम्परेचर बढ़ या कम नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट की वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो पा रहा है, मेल्ट हो पा रहा है। बात समझ रहे हो ना। अगर मैंने गलती से ये टेम्परेचर को थोड़ा सा मैंने इसको टेम्परेचर को छेड़ दिया, मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई कर दिया या फिर कुछ ज़्यादा ही लो कर दिया, कि ये चीज़ सेम रहेगी? नहीं, कुछ नहीं। हाई करने पे हो जाएगा, लेकिन जो मैं चाहता हूँ, जैसा स्टेट में चाहता हूँ वो चीज़ मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने लो कर दिया, ये शायद ये कन्वर्ट होना बंद कर दे। बात समझ रहे हो ना। तो टेम्परेचर को मुझे हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इस बात का मुझे ध्यान देना है। और जब ये चीज़ होगा, सॉलिड से लिक्विड का जो ये फासला होता है ना, इसको मैं कहूँगा थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहूँगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्यों? क्योंकि ये इक्वल बना के रखेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। ये चीज़ कब काम करेगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए। क्या ये चीज़ लिक्विड से गैस कन्वर्ट होते हुए होगा? यस। क्या कोई चीज़ गैस से सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हुए होगा? यस होगा। मैं समझाता हूँ। ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है? मेल्टिंग मतलब सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, फ्यूजन मतलब लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। मेल्टिंग स्टेट के दौरान कौन सा चीज़ कांस्टेंट रहता है? ठीक है। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर या फिर गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अगर मैंने एक पतीले में पानी रखा है, लिक्विड स्टेट में है, अगर मैंने कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड की, मैंने क्या देखा? वो गैशियस फॉर्म में जाके, मतलब एक वेपर कब होता है? वो गैशियस ही रहता है, बस मैं अगर कलेक्ट कर रहा हूँ तो वो वेपर के फॉर्म में आके चिपक रहा है। दैट्स वो होता है वो गैशियस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। किधर गया? ठीक है। और गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड स्टेट से अगर मैं गैशियस स्टेट में जा रहा हूँ तो उसको मैं कहूँगा वेपराइजेशन। दूसरा, ध्यान देना, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर स्टेट ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड थर्मल, नहीं यहाँ पर सॉरी, इट इज ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर भी सेम होगा। अगर सोचो ये जो बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन को मैंने, देखो मुझे पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक किया, पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़े थोड़े जो ऐसे एवापोरेशन होगा वो होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर सोचो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम कर दिया, 99 डिग्री सेल्सियस, वो उबलेगा क्या? नहीं। वो अपना स्टेट को चेंज करेगा क्या? लिक्विड से डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में चेंज करेगा क्या? नहीं। लेकिन मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो रहेगा वो मेंटेन रखना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जब मैं ये करूंगा, ठीक है, लिक्विड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि लिक्विड से अगर गैशियस फॉर्म में अगर मैं जाना चाहूँ तो वहाँ पे भी टेम्परेचर को मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर या फिर गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। और यहाँ पर अगेन कौन सा चीज कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर। ये याद रहना चाहिए। ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख के रखा है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तुम पढ़ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है? द चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्जन होता है, और एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ से मैटर जो होगा वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल बता सकते हो? ड्राई आइस, नैफ्थलीन बॉल, कपूर, ये सब जो होता है ना वो। ठीक है। अगर मैंने उसको नॉर्मली बाहर रखा ना तो मैं ये देखता हूँ कि वो सॉलिड स्टेट से ना तुरंत वो गैसियस फॉर्म है, मतलब थोड़ी देर के बाद वो गायब भी हो जाता है। नहीं समझा? ठीक है। समझा ना?
समझा ना? इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और कुछ जो मैटर या कुछ मटेरियल जो ये काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सबलाइम। मतलब जो कपूर हो गया वो सबलाइम है, नेफ्थलीन बॉल है वो सबलाइम है। समझ में आ रहा है? तो सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर तुम्हारा जो मैटर होता है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। समझ में आ रहा है? लिक्विड स्टेट में वो कभी नहीं जाता, डायरेक्टली सॉलिड से जंप मारता है गैसियस स्टेट में। याद रहेगा, ठीक है? सबसे फर्स्ट है मेल्टिंग स्टेट। मेल्टिंग स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड। फ्यूजन स्टेट में अपना किधर वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस। सब्लिमेशन सॉलिड टू, याद रहेगा ना? ठीक है? यहाँ पर जब मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट में मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में क्यों बोलता हूँ? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। याद रहेगा। फ्यूजन क्या होता है? वाइट टी शर्ट क्लासिक। हाँ, फ्यूजन क्या होता है? हाँ, क्या होता है? क्या बोल रहे हो? कौन सा भाषण बोल रही? बोल क्या? फ्यूजन क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड। देख लिया क्या? ठीक है। दिख रहा ही नहीं। सबलाइम किसको कहते हैं? जो सब्लिमेशन सब्लिमेशन करता है। जो सब्लिमेशन मतलब लिक्विड सॉलिड से गैस में करता उसका एक एग्जांपल है। नेफ्थलीन बॉल। तुम उधर जाओ, तुम इधर सर को। इतना ठंडी लग रहा है तुम्हें? स्टूपिड। ठीक, इतना क्लियर है सबको? पक्का? कोई डाउट है यहाँ तक? 1 2 3 4 4 कॉलम्स में, ठीक है? अभी हम लोग बढ़ते हैं लैटिन। क्या बोला लड़की? टेंथ तक तो मतलब फ्यूजन शायद है। एक बार अच्छे से ये देख सकते हो। मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, बस 1 2 और 3 बाग के। पढ़ो। सर आपको पता है सब बेसिकली होता कैसे मतलब? वो दिखता नहीं है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर हाँ हाँ हाँ, कैसे जाता है? क्योंकि ये चीज़ें ना मैन मेड होती है। ये सब assumption है। ठीक है? नहीं नहीं, मतलब समझ के चलते ना, देख तो नहीं सकते ना, दिखता है। मतलब क्या होता है मालूम है? ये उसकी तरह हो गई जैसे हमारे पास जो CNG गैसेस होता है, ठीक है? तेरे को पता है CNG या LPG जो सिलेंडर होता है ना, ठीक है? तो अगर ना उसको शेक करके देखेगा ना, तेरे को लिक्विड जैसा आवाज़ आएगा। लेकिन बात ये है कि यार वो लिक्विड स्टेट में, अभी तूने उसको ओपन किया तो उसमें से गैस निकलता है, उसमें से वो गैस निकलता है, ठीक है? और अगर मैंने एक दुकानदार से पूछा कि लिक्विड जो होता है उसको हम लोग लीटर में नापते हैं, लाइक पेट्रोल डीजल में खरीद रहा हूँ तो वो लीटर्स में होता है, और अगर मैं कोई सॉलिड सब्सटेंस खरीदता हूँ तो वो केजी में होता है। गैसियस स्टेट का क्या यूनिट होगा? ठीक है, वो ऑब्वियसली एटॉमिक प्रेशर होता है, ठीक है? तो वहाँ पर अगर मैं हम लोग CNG गैस मतलब जो रहता है जहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है? अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो उन लोग बोलते हैं कि 32 रुपीज़ पर kg, 40 रुपीज़ पर kg। तो kg किस बेसिस पे बात करते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है पता है? गैसियस स्टेट को ना, मतलब अंदर ना एक सिलेंडर के अंदर ना गैस को ऐसा भरा जाता है, तो वहाँ पे कंप्रेस कर, तो वो क्या होता है गैस से ना डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कंप्रेस करूँगा तो लिक्विड से सॉलिड में हो जाता है, तो अंदर वो सॉलिड होता है, ठीक है? अब इस चीज़ को मैप कर रहा हूँ, ठीक है? अब यही चीज़ कपूर के साथ भी होगी, तो वो गैसेस फॉर्म होता है, ठीक है? उसको इस तरह, मतलब तुम लोग ऐसा नहीं होता मार्केट में तुम लोग गैसेस स्टेट मतलब कपूर को इसी तरह से ला, वो बनता कैसे पता है कि कुछ रिएक्शन के थ्रू ना वो ऊपर ना ऐसे, मेरे को ये प्रॉपर नहीं पता वो रिएक्शन कपूर का रिएक्शन कैसे होता है। मुझे बस याद है अभी भी 12th स्टैंडर्ड में मैंने कपूर बनाया था। हाँ बनाया था सच में। और हाँ वो एक रिएक्शन के थ्रू, जैसे हम लोग जो कोई बर्तन में पानी रहता है ना,
पानी को अगर मैंने उबाला तो ऊपर कैसे वेपर जमा होते हैं ना, वैसे मेरे को वो केमिकल मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो केमिकल जो होता है ना, वो केमिकल को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ना, तो उसका जो वेपर होता है ना वो ऊपर ना सेटल हो जाता है। तो वो समझ रहे हैं ना, वो गैसेस स्टेट का ही चीज़ रहता है जो ऊपर जाके चिपक जाता है। राहुल भी था उस टाइम पे, हम लोग दोनों साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो बर्तन को जब भी हम लोग ने निकाला ना, मतलब जब भी ऐसा निकाला बाहर, जब भी हम लोग ने रखा, वो तुरंत ना पानी बन गया, मतलब वो सॉलिड था, तुरंत वो पानी मतलब समझ रहे हो ना, वो ऐसा उड़ना स्टार्ट हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो उसको ना बहुत कंप्रेस करके रखा जाता है एक पैकेट में। देखा रहेगा कपूर किस तरह से काम करता है वैसे। और थोड़ा सा और बचाने के लिए ना उसके अंदर कुछ और केमिकल्स डाले, क्योंकि वो इतना जल्दी से एवापोरेट हो जाता है ना कि तुम बोल नहीं सकते कितना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा सोडियम मेटल की तरह, सोडियम मेटल को तुम बाहर नहीं रख सकते, हाँ, पानी के अंदर भी नहीं रख सकते, केरोसिन, ठीक है। बोलो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। याद रहे इस कंसेप्ट को लेकर केमिस्ट्री में ना थोड़ा सा ऐसा बवाल उठ जाता है कि लेटेंट हीट का मतलब होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होगा, शब्द को समझना यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अगेन मैं इसको एक मैटर या फिर कुछ एक सब्सटेंस पकड़ के चलता हूँ कि हाँ ये मेरे हाथ में कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरे को किसी ने कहा है कि सर आप इस सब्सटेंस को मेल्ट करो, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करो। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि अगर ये मेरे पास लोहा है, अगर मैंने इसको घर के जो चूल्हे है उसके ऊपर अगर मैंने रखा तो ये पिघलेगा नहीं, क्योंकि उतना टेम्परेचर इसको हीट कर ही नहीं पाएगा। नहीं समझा, ठीक है। तो एक ऐसा मुझे टेम्परेचर चाहिए होगा कि जस्ट इसका स्टेट वो बदल दे। नहीं समझा, मतलब अभी तक ये सॉलिड था, अभी मैं जो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा था तो इसको बस वो गर्म कर रहा था, रेड करके रखा था, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसका जो स्टेट अभी वो गर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो अभी भी सॉलिड स्टेट में ही है, इस बात का ध्यान देना। गर्म करके रख रहा है वो पिघला नहीं रहा है, मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो जस्ट मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि जस्ट इसका स्टेट ना तुरंत चेंज हो जाए। क्या हो जाए, चेंज। जब वो स्टेट चेंज होता है उस पॉइंट पे, उस हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। नहीं समझा, ठीक है। यही चीज लिक्विड से, अभी सोचो पानी मैंने बर्तन में रखा है कि मतलब उसमें से ना वेपर निकलना स्टार्ट हो जाए, तुम कितना टेम्परेचर अप्लाई करोगे कि वो जस्ट वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, 100। तुम 95 पे भी रोक दोगे ना, वो अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो मतलब मुझे एक ऐसा स्टेट चाहिए होगा, सॉरी एक ऐसा पॉइंट या ऐसा एक पॉइंट चाहिए रहेगा, ऐसा हीट चाहिए होगा कि अगर मैं उस स्टेट को अप्लाई करूँ तो जस्ट वो अपना स्टेट को चेंज कर दे। क्या कर दे, चेंज। उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। नहीं समझा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। What is latent heat? ध्यान देना, it is defined as the heat या फिर energy that is absorbed or released during a change of state। एक और बात का तुम्हें ध्यान देना, देखो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, जब कोई भी एनर्जी या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ना तुमने हीट या एनर्जी दिया है तो उस टाइम पे एक स्पेसिफिकली कुछ एनर्जी रेडिएट होती है, बाहर निकलती है। लेटेंट इज रिलेटेड टू ए हीट प्रॉपर्टी कॉल्ड एंथैल्पी, जिसको अपन कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। अगर सोचो तुम्हारे पास वो कुछ है, जैसे वो दिवाली के टाइम पे हम लोग वो बारिश वगैरह लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पाउस, बारिश ही मराठी में बोलने के लिए थैंक्स, ठीक है। वो जो पाउस होता है, जो भी, जब मैंने उसके अंदर आग लगाया, ठीक है, तो ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ पर ना उसने अपने अंदर ना सॉलिड सब्सटेंस होता है, पता होगा सबको, ठीक है। वो अपने स्टेट को चेंज करता है, लेकिन वो स्टेट चेंज करने के दौरान जब वो ख़त्म हो जाता है ना, हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो चीज़ है ना वो अभी भी गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। वो जो चीज़ होता है ना, उसने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। नहीं समझा, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, या फिर हो सकता है कि उसने एनर्जी को रिलीज भी किया। अगर वो रिलीज करेगा तो उसका गर्माहट ना मुझे महसूस होगा। नहीं समझा, उसकी गर्माहट मतलब बिना छुए मुझे महसूस होगा, मतलब वो एनर्जी को रिलीज करेगी। और अगर एब्जॉर्ब करेगा तो अगर मैं उसको टच करूंगा तो मुझे वो महसूस होगा, ठीक है। ये दोनों चीज को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी। नहीं समझा, याद रहेगा, ठीक है। याद रहे, एंथैल्पी जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से, लेटेंट हीट, सॉरी लेटेंट हीट को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। एंड एल का फॉर्मूला क्या है, Q बाय एम। व्हाट इज Q, हीट, व्हाट इज M, मास। समझ में आ रहा है, तो L इक्वल टू Q बाय एम। Q क्या होता है तुम्हारा,
यूनिट क्या होगा उसका, जूल, और मास का क्या होगा, केजी, तो जूल पर केजी, ये याद रहे। बस इतना ही टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ, ठीक है, एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं, वो अपन 12th स्टैंडर्ड में करेंगे। लेकिन आई होप सबको समझ में आया होगा लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा हीट या फिर एनर्जी होता है जो तुम्हारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट। याद रहे, वो अपना स्टेट को अगर चेंज करेगा तो ही ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैंने इसको गर्म किया, ये गर्म हो गया, देखो ये गर्म हो गया, ठीक है, अब मैं इसको टच कर रहा हूँ तो मुझे गर्मी लग गई, मेरे को मतलब ऐसा हाथ जल गया तो मैं बोलूँगा देखो ये एंथैल्पी है। नहीं नहीं, इसको एंथैल्पी नहीं कहते हैं। एंथैल्पी कब होता है, जब वो अपना स्टेट को चेंज करेगा और उस टाइम पे हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी तो ही हम लोग उसको कहते हैं एंथैल्पी। नहीं समझा अभी भी? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? मोमबत्ती के बारे में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। मोमबत्ती जो रहेगा वो सॉलिड सब्सटेंस में रहेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ उसके ऊपर छोटे धागे पे, ठीक है, तो मैं देखता हूँ वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं उसको टच करूंगा ना तो मैं बोलूँगा वो एंथैल्पी है। नहीं समझा? ठीक है। जब मैं एनर्जी प्रोवाइड करना बंद कर दूंगा, मतलब उसको बुझा दूंगा, मैं क्या देखता हूँ, वापस वो अपना सब्सटेंस सेम फॉर्म कर लेगा, मतलब स्ट्रक्चर को सेम नहीं करेगा लेकिन यस वो अपना, समझ रहे हो ना? Stupid. There are two types of latent heat. सबसे फर्स्ट है और दूसरा है तुम्हारा वेपराइजेशन। एक है मेल्टिंग और दूसरा है वेपराइजेशन। लेटेंट हीट समझा सबको? ये भी समझ जाएगा तुरंत, ठीक है। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग? ध्यान देना, इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ध्यान देना, ये मैं मेल्टिंग की बात कर रहा हूँ। मेल्टिंग का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा कोई तो चीज। It is the amount of heat required to change a state from solid to liquid for unit mass at constant temperature। मतलब बात को समझना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई एक मास है, यूनिट मास, ठीक है, अगर मैं इसका स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, इसको मैं कहूँगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको मैं कहूँगा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अब इस ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे आइस को मेल्ट करना है, मेरे पास आइस है, आइस क्यूब है, अगर मुझे उसको मेल्ट करना है तो मुझे उसको इतना लेटेंट ऑफ हीट अप्लाई करना, मतलब अभी वो सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं? मेल्टिंग, ठीक है। तो अगर मैं उसको इतना, मतलब 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, अगर मैं उसको इतना लेटेंट हीट प्रोवाइड करूंगा तब जाके वो अपना स्टेट को चेंज करेगा। 3.22 रहेगा, नहीं करेगा। 3.21 रहेगा, नहीं करेगा। 3.33 रहेगा, तुरंत वो अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। मतलब वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। सेम चीज है वेपराइजेशन। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे स्टेट क्या होगा? लिक्विड से गैस, इसको अपन कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो, अगर वाटर जो है, अगर मुझे वाटर को वेपराइजेशन स्टेट में लाना है तो मुझे कितना लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी? जूल पर केजी। समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पानी को उबालना वो अलग चीज़ हो जाता है। समझ में आ रहा है? पानी को उबालना जो चीज़ होता है वो अलग हो जाता है, और आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना वो, क्योंकि वो कम अमाउंट ऑफ हीट में भी पिघल जाएगी। आइस की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने नॉर्मली यहाँ पर भी रख दिया ना, इस रूम में भी, ठीक है, वो तुरंत थोड़ा सा पिघलना स्टार्ट कर देगी। नहीं समझा? मतलब या इस रूम में 16 डिग्री सेल्सियस पे भी वो पिघलना स्टार्ट करेगी। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद रहेगा सबको? ओके, बस मेरा ही लेक्चर है, उसके बाद तुम्हारा लेक्चर खत्म, ठीक है, जल्दी छोड़ देंगे, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, बस फोकस रहो, बस इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा, तुम्हें बस इतना समझना है अच्छे से, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफर। डियर कस्टमर, जॉइन फ्लिपकार्ट। स्टूपिड। हाँ, अब ये कंसेप्ट समझना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें दो चीज़ें मतलब मैंने कल ही बता के रखा था कि चीज़ें सिर्फ दो ही फॉर्म में होती है, या तो वो मैटर होगा या तो वो रेडिएशन होगा।
मैटर का मास होगा और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और रेडिएशन जो होता है वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो आराम से फैलेगा, ठीक है। यस, वो किसी और को इम्पैक्ट भी नहीं करेगा, मतलब उसके रास्ते में कोई भी आएगा उसके बीच से निकलेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ को तुम यहाँ पे समझना, ठीक है। जब मैं देखो, अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है, ठीक है, कि मतलब हमारा यूनिवर्स काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। यस, अगर हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस अभी तक नहीं होता ना तो हम लोग शायद ना बेवकूफ़ बने ही रहते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ यार, मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बना के रखा है, ठीक है, इसको जाने देना, ठीक है। बस समझो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ठीक है। देखो, हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हीट ट्रांसफ़र का, हीट में हीट के बारे में बात कर रहा हूँ। हीट ट्रांसफ़र का सिर्फ 3 ही मैकेनिज्म है। कितना मैकेनिज्म है? 3। सबसे फर्स्ट है तुम्हारा कंडक्शन, दूसरा है तुम्हारा कन्वेक्शन एंड तीसरा है तुम्हारा रेडिएशन, ठीक है। ध्यान देना, बात को समझना, एक है कंडक्शन, एक कन्वेक्शन एंड तुम्हारा रेडिएशन। ये समझेगा ना तो मैं तुमसे अभी एक सवाल पूछूंगा, ठीक है, तुम्हारा लॉजिक शायद लगे वहां पर क्या है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज कंडक्शन? ध्यान देना, बात को समझना। ये लकड़ी है, ठीक है, ऑब्वियसली लकड़ी का कुछ तो मास होगा, ठीक है, कुछ तो मास होगा। तो मैंने कुछ एनर्जी सप्लाई किया वहाँ पर, तो मैंने देखा ये जो चीज़ है ना वो अपना स्टेट को चेंज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। क्या ये अब इसका मास सेम रहेगा? ठीक है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अभी ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है। इमेजिन करो हम लोग ना इसके आसपास बैठ कर ना, ठीक है, हमारा जो हाथ है ना उसको सेक रहे हैं, ठीक है। अभी ध्यान देना, ये जब भी जलता है, ठीक है, ध्यान देना, मैं अपने हाथ को यहाँ पर नहीं रखूँगा, मेरा हाथ जल जाएगा। मैं अपने हाथ को ना साइड में रखता हूँ, तो वहाँ से ना कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है जिससे मेरा हाथ नहीं जलता, लेकिन उसके कारण ना मुझे हाथ में गर्माहट मिलती है। यहाँ पर हाथ रखने से मेरा हाथ जलेगा, लेकिन यहाँ से ना जस्ट उसका एनर्जी थोड़ी सी रेडिएट होकर मेरे पास आएगी, ठीक है। इसको अपन कहते हैं रेडिएशन। नहीं समझा? मतलब ये उसकी तरह हो गया कि अगर मैंने बर्तन में पानी उबाल के रखा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैंने अपना हाथ को ऊपर रखा मेरा हाथ जलेगा, लेकिन अगर सपोज मैंने अपने हाथ को बर्तन के खाली बगल में लेकर गया तो एक गर्माहट मुझे महसूस होगी, वो चीज़ होगा तुम्हारा रेडिएशन। नहीं समझा? कंडक्शन है रेडिएशन, समझा? अब बात करते हैं कंडक्शन का। अब सोचो यहाँ पे आग लगी हुई है और मेरे हाथ में एक लोहा है, ठीक है। अब लोहा एक लंबा अच्छा खासा है, ठीक है, मुझे पता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, आयन, ठीक है। अगर सपोज करो उसका मैंने एंडिंग पॉइंट को इस तरह से आग में लगा के रखा है, क्या मैं देखूंगा? ठीक है, कह रहा है मेल्ट हो जाएगा, खाएगा क्या? ठीक है, वो थोड़ा रेड हो जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन वो लोहा है ना, तुम क्या करोगे, तुम क्या देखोगे थोड़ी देर के बाद, तुम उसको टच भी नहीं कर पाओगे, मतलब वो इतना दूर है, उसके बावजूद भी तुम इसको टच नहीं कर पाओगे क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। और यहाँ पर जब वो पहुँचेगा तो मैं अपना इसको छोड़ दूंगा आराम से, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, जो हीट ट्रांसफ़र है ना वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। कंडक्शन मतलब क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट, मतलब बॉडी अगर कांटेक्ट में आती है ना उस चीज़ के, ठीक है, वो कंडक्ट कर लेता है उसके थ्रू। नहीं समझा? तो व्हाट इज कंडक्शन? समझना, कंडक्शन ऑकर्स विद इन अ बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, कंडक्शन का मतलब होगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, जैसे क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? कंडक्शन का मतलब क्या होगा? कंडक्शन मतलब क्या होगा? या तो वो विद इन अ बॉडी होगी, बॉडी के अंदर होगी, या फिर कांटेक्ट के थ्रू होगी। बात समझ रहे हो? वो कांटेक्ट के थ्रू हो रही। जैसे यहाँ का जो ठंडापन है, ठीक है, क्या वो कंडक्ट हो रहा है ये एयर में? ये हो रहा है ना, तभी तो ये ठंडा हो रहा है, ठीक है। क्या वो मेरे बॉडी पे टच हो रहा है? यस, ये कंडक्शन है। समझ में आ रहा है? ये सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही लगता है मुझे। क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। दूसरा है तुम्हारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एंड कंडक्शन में लोग ना डाउट में आ जाते हैं। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ मास फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कन्वेक्शन होगा ये, मतलब अगर वो अपना स्टेट को चेंज करता है, इस बात को समझो, मतलब अगर वो मास को चेंज करते जा रहा है, लकड़ी इतनी बड़ी थी वो जलते 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 शॉर्ट होते चलेगी, समझ आए? इसको अपन कहते हैं कन्वेक्शन। सिंपल सा चीज़ तुम्हें याद रखना है। एंड रेडिएशन क्या होगा? रेडिएशन इज द हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मेरा सवाल सुनो, ठीक है, ये तीनों समझ में आया? कंडक्शन मतलब हीट ट्रांसफर होना, ठीक है, मतलब कांटेक्ट के थ्रू। कन्वेक्शन मतलब मास में कमी आ जाना, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे मास में भी कम आएगा, ठीक है। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है। मेरा सवाल, सन सोचो कितना ज़्यादा गर्म है, ठीक है, हद से ज़्यादा वो गर्म है। मेरा सवाल है कि अगर हम लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, हम लोग ज़्यादा जलेंगे किससे?
कंडक्शन के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन किया राइट? गर्मी के मौसम में इतना ज़्यादा भी धूप होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं ना, हमें ऐसा चटका लगने लगता है। ठीक है, मेरा सवाल सिंपल है, कंडक्शन हो रहा है कि रेडिएशन? रेडिएशन क्यों? बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा क्योंकि कंडक्शन चीज़ों को गर्म कर देता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें चीज़ बोलता हूँ, वो एक्चुअली रेडिएशन है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना यूवी रेडिएशन। ठीक है, बहुत सोचो, अभी तक हमारा ये जो बदन जब भी जलता है ना धूप में, ठीक है, वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और अजीब बात क्या पता है, सन काफ़ी ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, अर्थ तक उसको ट्रैवल करने के लिए जो भी टाइम लगे, ठीक है, लेकिन इसके बीच में ना कुछ है नहीं। मतलब कैसे? हाँ, पूरा का पूरा वैक्यूम है। ठीक है, याद रहे, बात समझना कि अगर मैं कंडक्शन के बारे में भी बात कर रहा हूँ ना, कंडक्शन, तो कंडक्शन के लिए भी ना ऐसे दो बॉडी होना चाहिए, लेकिन रेडिएशन के लिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए ना, मतलब वो वैक्यूम रहेगा तो भी ट्रैवल कर जाएगा, रेडिएशन को फ़र्क नहीं। मतलब सोचो, धूप से, मतलब सन से अर्थ तक का जो रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, करूँ मैं बेइज्जती? प्लीज़ अलाउ मी, करूँ? हाँ, सो नहीं रहा, आंखें ऐसी बंद हो गई थी तेरी, आधे घंटे से सो रहा है तो लेक्चर ख़त्म हो गया, ये दूसरा लेसन चालू हो गया। मैं क्या कह रहा था, हाँ, सन से सोचो अर्थ तक का इतना जो रोशनी आ रहा है, मतलब हमें वो जला रही है, वो सिर्फ एक्चुअली रेडिएशन है। सोचो अगर कंडक्शन के फॉर्म में आता तो कुछ नहीं बचता। इमेजिन करो, मतलब ये सब जो हमें ना गर्माहट महसूस हो रही है ना, वो सिर्फ रेडिएशन के थ्रू हो रही है। सोचो रेडिएशन भी कितना ज़्यादा पावरफुल है। मैं पहले यही सोचता था, हो सकता है कि मतलब जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो स्पेस में कुछ तो ऐसा है जो ट्रैवल करके आ रहा है, समझ? ठीक है, हाँ, छोटे मतलब 11th-12th की बात कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो वो चीज़ मेरा दिमाग में क्लिक होती थी, कुछ तो है जो ट्रैवल करके आ रहा है। ठीक है, तुम एक फेमस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है, मतलब इसी में है एक लेसन, वहाँ पर एक नाम सुनोगे मैक्सवेल के बारे में। ठीक है, मैक्सवेल ही थे जिन्होंने बताया कि देखो एक्चुअली स्पेस में ना जो लाइट ट्रैवल कर रही है ना, मतलब जो सन से जो लाइट है ना वो ट्रैवल कर रही है ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू ट्रैवल कर रही है। बात समझ? तो उनके बेसिस पे हमें समझ में आने लगा कि अच्छा इस तरह से काम हो रहा है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो जो सन से अर्थ तक जो लाइट आ रही है वो किसके फॉर्म में आ रही है? कौन सा हीट है? रेडिएशन वाला है, एक फॉर्म ऑफ हीट है। ये समझा सबको? ठीक है, अभी बच्चा है सिर्फ इतना, इससे लेसन खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके, ये सिर्फ तुम्हारे बैच में हो रहा है, फर्स्ट बैच में अभी भी बाकी है पूरा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, क्या है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन? क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ठीक है, अब देखो लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, लाइट के स्पेक्ट्रम्स क्या होता है? मतलब ठीक है, 7 कलर्स, मतलब VIBGY OR। ठीक है, OR। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है? अब इन सब में एक और कलर, 2 कलर और आता है, दैट इज वाइट एंड ब्लैक। बड़ी बात यह है कि वाइट एंड ब्लैक कोई कलर होते ही नहीं है। ठीक है, वाइट एंड ब्लैक जो है ना वो कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, वो हम लोग ने बस अज्यूम करके रखा है कि यस दिस टाइप ऑफ कलर इज वाइट। ठीक है, और कुछ ऐसे कलर्स हैं जो सिर्फ ब्लैक है। ठीक है, अब कंसेप्ट को समझना यहाँ पे क्या होता है। देखो जो 7 जो बोलूं, ठीक है, जो 7 कलर्स होते हैं ना, याद रहे वो वाइट को ना ऐसे स्पेक्ट्रम, मतलब समझ रहे हो ना, डिस्पर्स करके आता है। मतलब वाइट कलर आया, समझ में आ रहा है? वाइट कलर आ रहा है, वो अपने आप को डिस्पर्स कर रहा है 7 कलर्स ऑफ लाइट में। ठीक है, और वो सिर्फ 7 कलर। तुम्हें ये टी शर्ट वाइट ही क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ से जो लाइट आ रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है पता है? ये सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। बात को समझना, कंसेप्ट समझना, यहाँ से जो भी लाइट आ रही है ना, वो लाइट यहाँ पर आ रही है, टी शर्ट पे गिर रही है और वो सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दी है। ठीक है, ये वाइट का कमाल है, इसकी वजह से ये वाइट, मतलब ये कोई भी कलर को रख नहीं रही है, ये सारे कलर को भगा दे रही है, मतलब आ रही है, रिफ्लेक्ट करके चली जा रही है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब दूसरा, ठीक है, अगर इसने कोई रेड कलर का अगर कोई ड्रेस पहन के, अगर सपोज ये कपड़ा रेड होता, ठीक है, तुम्हें ये कलर रेड क्यों दिखाई देता? क्योंकि व्हाइट लाइट से सारे कलर आ रहे हैं। ठीक है, रेड को बस एब्जॉर्ब करके बाकी सारे रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, और जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रहा है वही चीज़ तुम्हें दिखाई दे रहा है। मतलब हर कलर का ना एक वेवलेंथ है, हर कलर का क्या है? एक वेवलेंथ है, और कुछ वेवलेंथ ही कोई ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये तुम्हें येलोइश क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि
येलो को ही बस वो एब्जॉर्ब कर रही है और बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर दे रही है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो मैं ब्लैक कलर के बारे में बात करूं, तो ब्लैक कलर एक ऐसा चीज़ है जहां पर ना सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट ना एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको रिफ्लेक्ट करते ही नहीं है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो वो कलर तुम्हें दिखाएगा कैसे, नहीं समझा, ठीक है। तो मैं ये करूँगा, ब्लैक मतलब क्या होता है, इट इज़ ए एब्सेंस ऑफ कलर्स, ठीक है, या फिर एब्सेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऐसे। मतलब वो तुम्हें ब्लैक क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको वो ना तुम्हें कुछ भेज ही नहीं रहा है, समझा, वो सारे, हाँ। और कुछ जब आ ही नहीं रहा है तो आईज को डिटेक्ट क्या होगा, समझ में आ रहा है। तुम्हें वाइट क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ, मतलब सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, लाइट आ रहा है रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे सामने दे दे रहा है, भाई ये देखो ये वाइट है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यही बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होगा, सोचो, ब्लैक मतलब क्या करेगा, वो सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट को ना एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसके बेसिस पे मेरे पास ना ये 6 पॉइंट है। सबसे फर्स्ट है तुम्हारा एमिसिव पावर। क्या है, एमिसिव। एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है, एमिशन। क्या होता है, एमिशन। एमिशन का मतलब क्या होता है, बात को समझना। सबको पता होगा कि ड्यूरिंग क्रिकेट, मतलब कोई भी अगर क्रिकेट वगैरह गेम खेलते हैं ना उन लोग, ठीक है, तो वो दोपहर में भी खेलते हैं, लेकिन उस टाइम पे उन लोग कभी भी ना ऐसे टी शर्ट्स नहीं पहनते जैसे कि कोई ब्लैक कलर का टी शर्ट हो या फिर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो, ठीक है। उन लोग क्या, अच्छा, वो ODI खेलते हैं जैसे कि न्यूजीलैंड की टीम। अरे छोड़ ना यार, मैं बेस सबके लिए बात कर, ठीक है। या एकदम उन लोग ना लाइट कलर पहनते हैं, उन लोग क्या करते हैं, हमेशा एक लाइट कलर पहनते हैं, लाइक वाइट, बेसिकली ज़्यादातर वाइट पहनेंगे या तो लाइट येलो, लाइट ग्रीन, ऐसे ही कलर्स, ब्लू, स्पेशली ब्लू भी उन लोग ऐसे पहनते हैं। वो लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करके चले, क्योंकि अगर ब्लैक टी शर्ट पहन के अगर हम लोग धूप में घूम रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएंगे। मतलब हमारा बॉडी तो नहीं, लेकिन वो टी शर्ट ना सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी की वजह से मेरा बॉडी ना हीट अप हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, पसीना ज़्यादा निकलेगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। कंसेप्ट को समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। ध्यान देना क्या लिख रहा हूं मैं, पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ ए बॉडी, ठीक है। एक बॉडी है, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का बॉडी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड, ठीक है, अगर ये बॉडी है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, मतलब इसका एक यूनिट एरिया है, मतलब 1/1 का यूनिट, मतलब क्या होता है 1 ना, तो 1/1 मतलब मेरा ये जो हथेली है ना वो 1/1 एरिया का है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी पर यूनिट वेवलेंथ रेंज, मतलब इसका वेवलेंथ का रेंज कितना होगा पर यूनिट, मतलब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज द एमिसिव पावर। बोलने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें एक सिंपल सा बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा ये ब्लैक है, पूरा का पूरा, ठीक है, मुझे पता है कि अगर कोई कलर आएगी इतने पे, अगर ये पूरा कलर आएगा तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन डिपेंड करता है, ठीक है, कि तुमने जो ब्लैक कलर का कपड़ा यहाँ पे लेके रखा है वो कैसे कलर में है, मतलब कितना ज़्यादा डार्क है या फिर कितना ज़्यादा लाइट है। अगर ज़्यादा डार्क होगा तो वो सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर कम ज़्यादा ऐसा लाइट होगा ना, ठीक है, तो आएगा, ठीक है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट भी करेगा। समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे रहेंगे जो इसको वो बाहर निकालेगा, ठीक है। और उस बाहर की वजह से ना एक पावर या फिर एक एमिशन होगा, और उस एमिशन के दौरान अगर तुमने उसको टच किया ना, तुम्हें एक गर्माहट महसूस होगा, समझा। मतलब प्योरेस्ट ब्लैक नहीं हो सकता, एक हल्का सा ब्लैक रहेगा, मतलब थोड़ा सा वाइटिश भी रहेगा। मतलब ये वो हो जाता है कि अगर मैंने अपने हमारे ब्लैक कपड़ों का ना रंग भी जल्दी उड़ते हैं, ठीक है, तो वो जो कलर होता है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आता है एमिसिव पावर, ठीक है। एमिसिव का मतलब होता है एमिशन। क्या होता है, एमिशन। उसको मैं डिनोट करता हूँ ई लैम्डा। किससे डिनोट करूंगा, ई लैम्डा, याद रहे, समझा। आगे है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। एमिशन का मतलब क्या होता है, एमिट करना, रिलीज नहीं करना, एमिट करना, बाहर निकालना। एब्जॉर्ब ये करके बाहर निकाल रहा है ना, और सॉरी, एमिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे करके वो बाहर निकाल रहा है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, समझा। अगर ये कपड़ा है, ठीक है, कलर आ रहा है, अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है, और कुछ को अगर रेडिएट कर रहा है तो एमिसिव पावर। नहीं समझा, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ए लैम्डा, और एमिट कर रहा है तो ई लैम्डा, समझा। मतलब अगर ऐसे आ रहा है यहाँ पर ए लैम्डा, बाहर रेडिएट कर रहे हैं तो ई लैम्डा। बस इस बात का तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। इसका यूनिट तो है विच इज
जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कहाँ पे आएगा? इधर नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, ठीक है, विच इज नथिंग बट जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझा? माइनस की बेवकूफ, ये बोल ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा परफेक्ट ब्लैक बॉडी। व्हाट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी? यहाँ पर तुम्हारा एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो, मतलब एब्जॉर्ब, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इफ इट इज एब्जॉर्प्टिविटी इज 1। मतलब ये क्या करेगा? ये ना ही रिफ्लेक्ट करेगा ना ही ट्रांसमिट करेगा। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होगा? आएगा तो बाहर नहीं जा पाएगा, यहीं पर वो फंसा रहेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ना ही वो रिफ्लेक्ट करेगा ना ही वो ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? बाहर भेजना, और वो कोई चीज़ को रेडिएट कर देगा। समझा? चीज़ तो उसने भी गिर दिया। किसने? सेकंड मैं यहाँ पर क्या लिखा है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इसमें ना ही कोई चीज़, अगर कोई चीज़ आ रही है ना, इसमें क्या होता है, यहाँ से चीज़ बाहर भी तो जाएगी। वो तो फर्स्ट वाले में जाएगी ना। हाँ, और सेकंड वाले में क्या होता है? एब्जॉर्ब भी होगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? अगर कोई चीज़ आती है तो ये पूरी की पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको कुछ भी चीज़ों को ना बाहर नहीं जाने देगा। मतलब रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, ट्रांसमिट भी नहीं होगा। ऐसे कंडीशन को अपन कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। समझ में आया? तो मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्या? यस, इसलिए इसको मैं बोलूँगा एब्जॉर्प्टिविटी इज 1। रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, तो रिफ्लेक्टिविटी 0 होगा। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने वेवलेंथ, मतलब ऐसा नहीं है ब्लू कलर का वेवलेंथ मैंने डाला, एब्जॉर्ब होगा लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रेड डाला, एब्जॉर्ब होगा लेकिन रिफ्लेक्ट, मतलब मैं सातों का सातों कलर को अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है, अगर एक भी कलर का वेवलेंथ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, उसको मैं कहूँगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, आजकल उसका नाम रख दिया गया है मैट ब्लैक। ठीक है, मैट, हाँ, 99.99% ब्लैक और मैट ब्लैक, पता होगा ना। ठीक है, हमारा मोबाइल का ऐसे कवर्स भी होते हैं मैट ब्लैक कलर, कुछ कार्स भी आते हैं मैट ब्लैक कलर्स। ठीक है, वो ना धूप में या कहीं चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते नहीं, वो एब्जॉर्ब कर। लेकिन याद है वो प्योरेस्ट फॉर्म भी नहीं होता है। अगर प्योरेस्ट फॉर्म के बारे में बात करो ना, अगर वो ब्लैक रहेंगे ना तुम उसको देख भी नहीं पाओगे अच्छे से, वो इतने ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं। यस, तो कोई भी चीज़ें परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती कि मतलब मैं कहूँ कि वो 100% ब्लैक बॉडी हो, 100% पॉसिबल ही नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100% ब्लैक बॉडी हो। इस बात का तुम्हें ध्यान है, वो 99.9% पे ही आके अटकेगा। ठीक है, ओके, क्या ये चीज़ क्लियर है? 3 टॉपिक। अब ये 3 फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वेन्स, दूसरा है तुम्हारा स्टीफन्स एंड तीसरा है तुम्हारा न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स। ठीक है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। 1 मिनट, तुम लोग यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लो परफेक्ट ब्लैक बॉडी तक देखो। रेशियो में ना तो कट हो जाता। डन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? वेन्स जो थे, ठीक है, वेन्स ने क्या देखा, ठीक है, मतलब उन्होंने अपना ये लॉ स्टेट किया। स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने क्या देखा? पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने देखा दिस लॉ स्टेट्स दैट एज द टेम्परेचर, मतलब अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लाइक मेरे पास एक रेड कलर की शीट है, बात समझना, ठीक है, एक रेड कलर का कोई तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मैं उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज करने का मतलब मैं उसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसको हीट कर रहा हूँ। ध्यान देना आगे क्या लिखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी मूव टू अ शॉर्टेड वेवलेंथ। देखो मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई रेड कलर का कुछ तो है ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको हीट एनर्जी सप्लाई किए जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो अपने स्टेट को भी चेंज करेगा। दूसरी बात, क्या वो अपने कलर को चेंज करेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी, वो अपने कलर को ना चेंज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब धीरे धीरे ना वो ब्लैक कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। रेड कलर हो, येलो कलर हो, अगर मैं हीट प्रोवाइड करूं तो धीरे धीरे वो अपने कलर को चेंज करेगा, वो ब्लैक फॉर्म में जाना स्टार्ट करेगा। तो वेन डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो वेन थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया कोई भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी बॉडी पे, तो आप क्या देखते हो कि आपका जो वेवलेंथ है ना वो मूव करता है। मूव का मतलब क्या होता है? मतलब शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब हर कलर का एक वेवलेंथ होता है, ठीक है, रेड, वायलेट, ब्लू वगैरह जो भी, हर कलर का वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो ये अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो वो ऑब्जेक्ट ना अपने वेवलेंथ को एक शॉर्टर साइड में भेजना स्टार्ट करेगी, मतलब ब्लैक कलर में होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, मतलब वेवलेंथ ना शॉर्ट होते जाएगा। ब्लैक का कोई वेवलेंथ नहीं होगा, हर कलर का वेवलेंथ होगा, लेकिन वो मैं ये नहीं बोलूँ पूरा ब्लैक बनेगा, ऑन द स्पॉट बनेगा, लेकिन वहाँ तक बनने की कोशिश करेगा। पूरा ऑन द स्पॉट ब्लैक नहीं होगा, लेकिन धीरे एक स्टेप में जाएगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब वो एक स्टेप में होते हुए जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा, मतलब वेन ने क्या बोला, वेन फाउंड, मतलब इन्होंने बोला वेन फाउंड दैट प्रोडक्ट ऑफ पीक वेवलेंथ, मतलब डेल्टा एम एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन के दौरान कुछ तो है जो कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? मतलब देखो इन्होंने बस ये फॉर्म बताया कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर टेम्परेचर अराइज करता हूँ तो उस टाइम पे तुम्हारा वेवलेंथ में चेंज आएगा। समझ में? मतलब वो वेवलेंथ शॉर्टर साइड में होते हुए जाएगी, ठीक है, और उस टाइम पे एक चीज़ कांस्टेंट रहेगा, बी मतलब वेन्स कांस्टेंट, और बी का वैल्यू उन्होंने जब निकाला तो वो वैल्यू कितना था तुम्हारा 2.898 इंटू 10⁻³ मिली केल्विन। मिली स्मॉल एम है, क्या है? मिली केल्विन, मीटर केल्विन नहीं होता गवार, ठीक है, नहीं मीटर ही होगा, मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा, मेगावार, सॉरी, वो पूरा मिला के मुझे लिखना पड़ेगा, वो मीटर केल्विन, क्योंकि ये लैम्डा है, लैम्डा मतलब मीटर में मेजर करेंगे, एंड टी मतलब टेम्परेचर विच इज केल्विन। थैंक यू, समझ में आया? ठीक है। दूसरा है तुम्हारा स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है? ध्यान देना, यहाँ पे बोला है दिस लॉ स्टेट्स दैट थर्मल रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए ब्लैक बॉडी, मतलब अगर मेरे हाथ में कोई ब्लैक बॉडी है, अगर मैंने हीट प्रोवाइड किया, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, हर सेकेंड में कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है इस सरफेस से, नहीं समझा? हर सेकेंड कितना एनर्जी रेडिएट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये फॉर्म याद रखना, मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेम्परेचर रेज़ टू 4। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये फॉर्म होगा तुम्हारा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT रेज़ टू 4। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा विच इज स्टीफन्स, ठीक है, स्टीफन्स कॉन्स्टेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा का जो कांस्टेंट, मतलब नाम दे दिया गया स्टीफन्स कांस्टेंट, और उसका वैल्यू तुम देख सकते हो, याद रहेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल चाय अगर बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, अगर मैंने उसको नॉर्मली इस रूम में रख दिया तो यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है और मेरा जो चाय का टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों अपने टेम्परेचर को ना ऐसा मिलाने की कोशिश करेंगे, एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी, मतलब वो कितनी तेज, रेट मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेट? पैसा नहीं, रेट मतलब ठीक है टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, याद है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी
ठीक है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी, मतलब dt बाई dt मतलब टाइम, T मतलब टेम्परेचर, हीट मतलब वही टेम्परेचर के बेसिस पे होगा, ठीक है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, मतलब आप कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो। देखो ना, पहले कितना होगा T0, ठीक है, उसके बाद आपने एक फाइनल टेम्परेचर प्रोवाइड किया होगा, वो होगा T, ये तुम्हारा रिलेशन बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो वहां पर एक बचेगा कांस्टेंट विच इज C, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यस, हमारा यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। राहुल, समझ में आया सबको?